अगर कहानी अच्छी लगे तो मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। शुभी अपने आप को रूम में छुपाने के लिए जगह देखते देखते थक गई थी, पर उसे ऐसी कोई जगह समझ नहीं आ रही थी जहां पर वह छुप सके। वो वही बेड के पास नीचे बैठते हुए बोली, अब मैं कहाँ छुपूं? उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप कहाँ चले गए? मुझे डर लग रहा है आदित्य। इधर कार में बिल्कुल शांति थी। थोड़ी देर में समीर का घर आ गया और वह कार से बाहर निकलकर सूरज के पास गया। उसने सूरज को धीमी आवाज में समझाते हुए कहा, सीधे घर जाना। सूरज ने हाँ में सिर हिलाया और समीर से कहा, आप फिक्र मत कीजिए समीर सर। समीर ने एक बार आदित्य की तरफ देखा जो कि बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। फिर वह अपने घर की तरफ बढ़ा और अंदर चला गया। सूरज भी आदित्य को लेकर मित्तल मेंशन की तरफ चल दिया। लगभग 15 से 20 मिनट में सूरज आदित्य को लेकर मित्तल मेंशन आ गया था। आदित्य कार से उतरा और वह थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए अंदर जाने लगा। तब सूरज आगे आकर उसे संभालने को हुआ तो आदित्य ने अपना हाथ दिखाकर सूरज को मना कर दिया। फिर सूरज ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। आदित्य ने एक झटके में दरवाजा खोला तो वह खुल गया। क्योंकि वह दरवाजा खोलकर गया था इसलिए दरवाजा भी अंदर से बंद नहीं था। आदित्य को काफी नशा हो गया था। वह दरवाजा वापस से बंद करना ही भूल गया और उसने ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर वो ऊपर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही आदित्य कमरे में पहुंचा तो उसने बेड के पास नीचे जमीन पर शुभी को सोते हुए पाया। आदित्य एक पल के लिए घबरा गया। वो अपने आप से बोला, ये नीचे क्यों सो रही है? फिर कुछ सोचते हुए बोला, कहीं शुभी बेड से नीचे तो नहीं गिर गई और कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गई है। वह शुभी की तरफ चलकर आया। उसने संभालते हुए शुभी को अपनी बाहों में उठा लिया। क्योंकि वो भी नशे में चूर था, उसने जल्दी से उसे बेड पर लिटा दिया। शुभी को अभी अभी नींद आई थी इसलिए वह गहरी नींद में नहीं थी। आदित्य के उसे उठाने की वजह से और बेड पर लिटाने की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आदित्य उसके ऊपर ही झुका हुआ था। शुभी ने आदित्य को देखा तो जल्दी से उसकी टी शर्ट को पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके गले लग गई। आदित्य के लिए ये दूसरा शॉक था। पहले शुभी का अनएक्सपेक्टेड किस और अब अनएक्सपेक्टेड हग। पर फिर उसे महसूस हुआ कि शुभी रो रही है। वह शुभी के ऊपर से उठा और उसने शुभी को उठाया। शुभी की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने शुभी का चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम नीचे क्यों सो रही थी? शुभी कुछ नहीं बोली और जोर से एक थप्पड़ आदित्य को मार दिया। आदित्य ने शुभी का चेहरा छोड़कर अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लिया और गुस्से में बोला, तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? वह आगे और कुछ बोलता शुभी ने एक और थप्पड़ आदित्य को मारा और अपने फेस पर अपने हाथ रखे और अपना फेस कवर करके जोर जोर से रोने लगी। आदित्य शुभी को देख थोड़ा घबरा गया। वह थोड़ा और शुभी के करीब आकर उसके फेस से हाथ हटाते हुए बोला, क्या हुआ जान? तुम रो क्यों रही हो? शुभी ने आदित्य को धक्का देते हुए कहा, पास मत आए आप बहुत बुरे हो। पर मैंने क्या किया? आदित्य ने लगभग अपने आप को गिरने से संभालते हुए कहा। इधर समीर भी अपने घर पहुंचा तो वह चुपचाप से अपने रूम में जाकर सीधे बाथरूम में घुस गया और जब वह बाथरूम से बाहर निकला तो उसने बेड पर खुशी को बैठे हुए पाया। वह जाग रही थी। अब तो समीर की भी बैंड बजने वाली थी। वो नकली हंसी हंसते हुए खुशी के पास आया और बोला, बेबी तुम अभी तक जाग रही हो? खुशी ने गुस्से से समीर को अपने पास खींचा और बोली, मेरे साथ मजे लेकर मुझे सोते हुआ छोड़कर खुद गायब हो गए। क्या सोचा मुझे पता नहीं चलने वाला? समीर ने खुशी को समझाते हुए कहा, बेबी ऐसा नहीं है, कुछ काम था तो मुझे जाना पड़ा। हाँ ड्रिंक करना ये सबसे जरूरी काम था ना? खुशी ने समीर को गुस्से से देखते हुए कहा। समीर ने जैसे ही खुशी की बात सुनी उसने अपनी आंखें भींच ली और वह अपने मन में सोचने लगा,
आज तो मैं गया काम से। इधर आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि शुभी क्यों रो रही है। आदित्य जो कि नशे में चूर था, शुभी के थप्पड़ों ने उसे थोड़ा होश में ला दिया था। वो उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ा पर शुभी ने उसे फिर से धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे एक बार बताओगी भी कि क्यों रो रही हो? आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए, कहाँ चले गए थे? अगर निशांत मुझे ले जाता तो, मुझे कुछ हो जाता तो? आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, शुभी ने सुबकते हुए कहा। अब जाकर आदित्य को समझ में आया कि शुभी उससे क्यों गुस्सा है। वह थोड़ा रिलैक्स होकर बेड पर लेट गया। शुभी ने आदित्य को शांत देखा तो वह फिर से बोली, आपको सच में मेरी कोई फिक्र नहीं है? कितने आराम से लेट गए ना। आदित्य ने शुभी को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और फिर अपने एक हाथ से उसकी बालों की लिटों से खेलते हुए बोला, किसने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? मैं कहीं नहीं गया था तुम्हें छोड़कर, बस अपना काम कर रहा था स्टडी रूम में। आदित्य ने शुभी से झूठ बोल दिया। फिर वो आगे बोला, और निशांत तुम्हें कभी भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। मेरे होते हुए वो कैसे तुम्हें ले जा सकता है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। शुभी अपनी आंखों में आंसू भरे हुए आदित्य को देख रही थी। उसके दोनों हाथ इस वक्त आदित्य की चेस्ट पर थे और वो पूरी तरह आदित्य के ऊपर थी। उसने आदित्य से कहा, फिर भी आप मुझे छोड़कर क्यों गए? यहीं पर अपना काम कर लेते। आपने कहा था ना कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, और गए तो फिर सारी लाइट्स ऑफ करके गए। पता है मैं कितना डर गई थी। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं और इसलिए मैं अब आपसे बात भी नहीं करूंगी। पर क्यों? मैंने कहा ना मुझे कुछ काम था, और फिर मैं वापस भी तो आ गया ना। आदित्य ने अपने दोनों हाथ शुभी की कमर पर कसते हुए कहा। पर शुभी अब उससे कुछ नहीं बोली। वह अपना सिर आदित्य की चेस्ट पर रखकर लेट गई थी। आदित्य ने उसके बालों पर किस करते हुए फिर से कहा, सॉरी जान, मैं आगे से ऐसे तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शुभी ने लेटे हुए बिना आदित्य की तरफ देखे बस उससे इतना ही कहा, आप मुझे किस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूं। शुभी की बात सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी। अभी भी वह नशे में तो था ही, इसलिए वह फुल ऑन मस्ती के मूड में था। उसने शुभी को और अपनी बाहों में कस लिया और फिर वह अचानक से पलट गया। अब शुभी उसके नीचे थी। शुभी अचानक से हुई इस हरकत से हैरान हो गई। उसने देखा कि आदित्य उसके होठों को ही देख रहा है। जैसे ही आदित्य झुकते हुए उसके पास आने लगा, शुभी ने जल्दी से अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और उससे बोली, मैंने कहा ना कि आप मुझे किस भी नहीं कर सकते। आदित्य ने शुभी का हाथ हटाया और उसे अपने हाथ से पकड़कर बेड में धंसा दिया और बोला, पर मैं तो करूंगा। इतना बोलते हुए वह झुका और शुभी के गले पर किस करने लगा। शुभी कसम साते हुए बोली, नहीं आप नहीं करेंगे। मुझे छोड़िए, हमेशा मुझ पर अपना जोर दिखाते रहते हैं, जबरदस्ती मुझे किस करते हो। जैसे ही आदित्य ने शुभी की बात सुनी वह उसके ऊपर से उठ गया और अपनी जगह पर लेट गया। वह शुभी से दूर होकर लेट गया, पर शुभी फिर से उसके पास चिपक कर अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रख कर लेट गई। आदित्य ने शुभी का हाथ हटाते हुए कहा, जब तुम मुझसे गुस्सा हो तो फिर मुझसे क्यों चिपक कर सो रही हो? हाँ, तो मैं कौन सा आपसे बात कर रही हूँ? आदित्य ने खींचते हुए कहा, तो फिर यह किस तरह का गुस्सा हुआ? शुभी ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, गुस्सा मुझे आया है तो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी गुस्सा करूं। मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे अकेली नहीं सो सकती। आदित्य ने फिर शरारत भरी मुस्कान के साथ शुभी को देखा। फिर वह अचानक से शुभी से बोला, ओह नो शुभी, ये तुम्हारे पीछे क्या है? वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसे कुछ नहीं दिखा तो वह आदित्य के तरफ पलटकर बोली, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आप मुझे डरा क्यों? शुभी आगे कुछ बोलती उससे पहले आदित्य उसके करीब होते हुए उसके होठों पर किस कर लेता है।
शुभी की आंखें बड़ी हो गई, फिर वह होश में आए और आदित्य की चेस्ट पर मारते हुए उसे अपने आप से अलग करने लगती है, पर आदित्य उसे काफी पैशनेटली किस करने लगा था। वह शुभी के नर्म होठों को बड़े प्यार से चूम रहा था। शुभी तो उसको चेस्ट पर मारते मारते थक गई। उसने अपने हाथ अब आदित्य की चेस्ट पर मरना बंद कर दिया। पैशनेट किस के बाद आदित्य शुभी से अलग होता है और फिर वह हंसने लगता है। शुभी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। आदित्य अपने होठों पर अपनी जीभ फेरते हुए उसे देखने लगता है। जैसे ही शुभी ने आदित्य को उसे घूरते हुए देखा तो वह जल्दी से आदित्य के पास से उठी, पर आदित्य उसका हाथ पकड़े हुए था। शुभी ने गुस्से से आदित्य के हाथ पर जोर से काट लिया। आदित्य के मुंह से एक चीख निकल गई और वह बोला, क्या कर रही हो? क्या तुम जंगली हो? हाँ, मैं जंगली हूँ और मुझे नहीं सोना आपके पास। भले ही मुझे डर लगे, पर अब मैं आपके पास नहीं सोने वाली। हमेशा मेरा फायदा उठाते रहते हो, शुभी ने गुस्सा होते हुए आदित्य से कहा। आदित्य आराम से लेट गया और उसने लेटे हुए कहा, देखो मेरा क्या है, मुझे डर नहीं लग रहा। तुम्हें डर लग रहा है? फिर उसने साइड में से शुभी का फोन उठाते हुए शुभी को टाइम दिखाते हुए कहा, देख रही हो कितना टाइम हो रहा है? 3 बजे बज रहे हैं रात के, और मैंने सुना है इस टाइम पर भूत वगैरह बहुत घूमते हैं, तो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें भूतों के साथ सोना है या मेरे साथ? शुभी वही साइड में बेड के पास खड़ी होकर आदित्य की बातें सुन रही थी। जैसे ही उसने भूत का नाम सुना, उसकी डर के मारे अब और हालत खराब हो गई। आदित्य बेड से उठा और उसने अपने सारे कपड़े उतार कर वही जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसने अब अपना जीन्स भी उतारना शुरू किया तो शुभी ने उसे टोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं? जाकर बाथरूम में चेंज करके आइए। ... मुझे गर्मी लग रही है और मैं सारे कपड़े उतार कर ही सोऊंगा। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम कौन सा मेरे साथ यहाँ पर सोने वाली हो? और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे ऐसे देख सकती हो? इतना बोलते हुए आदित्य ने अपना जीन्स भी उतार दिया और अब वो सिर्फ अपने बॉक्सर में शुभी के सामने खड़ा हुआ था। आदित्य की परफेक्ट बॉडी, उसके 6 पैक एब्स देखकर शुभी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। शुभी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने शुभी को देखते हुए जाकर सारी लाइट्स ऑफ कर दी और फिर वह बेड पर वापस आ गया और उसने साइड में जल रहे लैंप को भी बंद कर दिया। शुभी को कुछ महसूस हुआ, फिर उसने धीरे से जब अपनी आंखें खोली तो पूरे रूम में अंधेरा देखा तो वह और डरने लगी। वह जल्दी से बेड पर वापस चढ़ गई और फिर थोड़ी देर कुछ सोचते हुए जल्दी से आदित्य से चिपक कर लेट गई। आदित्य मुस्कुराया, उसने भी शुभी को कसकर बाहों में भर लिया। आदित्य इस वक्त कुछ पहने नहीं था, इसलिए शुभी के हाथ उसके चेस्ट पर टच हो रहे थे। शुभी को भी इस तरह आदित्य के करीब होने से थोड़ा अजीब लग रहा था, पर अब उसे नींद आने लगी थी, इसलिए उसने इन सब पर ध्यान न देते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शुभी के इतने करीब होने से आदित्य अपनी बॉडी को गर्म होता हुआ महसूस कर रहा था। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने शुभी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शुभी की सांसें सीधे उसकी चेस्ट पर पड़ रही थी, पर शुभी ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया, उसे वार्निंग देकर, क्योंकि वह भी अब आदित्य की हरकतों से समझने लगी थी कि आदित्य किस वक्त कैसे मूड में है। उसने जल्दी से आदित्य को वार्न करते हुए कहा, मुझे किस करने की सोचना भी मत, मैं अभी भी गुस्सा हूँ। शुभी को तो बस ये लग रहा था कि वो उसको किस करना चाहता है, पर ये तो आदित्य ही जानता था कि वह क्या क्या करने की सोच रहा था। आदित्य ने जैसे ही शुभी की वार्निंग सुनी तो जितन ए भी डर्टी थॉट उसके माइंड में थे वह सब रुक गए। फिर उसने अपनी पकड़ शुभी से ढीली कर दी और उसने गहरी सांस ली। वह सोने की कोशिश करने लगा। फाइनली अपने आप को कंट्रोल करने के बाद आदित्य भी सो चुका था। सुबह के लगभग 8:30 बजे आदित्य की नींद खुली और जैसे ही उसकी नींद खुली उसने अपने सामने ड्रेसिंग टेबल के पास शुभी को तैयार होते हुए देखा। वो इस वक्त अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। आदित्य बड़े प्यार से उसे निहारने लगता है।
आज शुभी ने सिंपल सी शिफॉन की एक ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आदित्य की नज़र शुभी की गोरी पतली सी कमर पर जाकर टिक गई जो कि साड़ी में से दिख रही थी। उसकी परफेक्ट कव वाली कमर को देखकर आदित्य की धड़कनें तेज हो गई। वो अपने मन में बोला, ओह गॉड, ये मुझे सिड्यूस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और फिर खुद मुझसे दूर भागकर मुझे बेचैन करती है। आदित्य उठा और उसने जल्दी से शुभी की कमर को पकड़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया। शुभी इस वक्त लिपस्टिक लगा रही थी। उसके हाथ हवा में ही रुक गए आदित्य के उससे चिपकने की वजह से। उसने थोड़े गुस्से में आदित्य से कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। पता है कितना लेट हो गया आज और यह सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों? मैंने क्या किया? आदित्य ने मासूम बच्चे की तरह फेस बनाकर कहा। शुभी के लंबे खुले बालों से आती हुई खुशबू आदित्य को पागल कर रही थी। फिर उसने शुभी के बालों को साइड किया और उसकी बैक पर सॉफ्टली किस किया। शुभी की तो मानो सांसें थम सी गई। उसने जल्दी से आदित्य को धक्का दिया और अपने आप को आदित्य से छुड़वा कर कहा, आप हर वक्त इतना क्यों चिपकते रहते हो मुझसे? फिर उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी। आदित्य सिर्फ बॉक्सर में शुभी के सामने खड़ा हुआ था, बेशर्म। वो इतना बोलते हुए जल्दी से वहां से चली गई। आदित्य का तो हैरानी की वजह से मुंह खुला का खुला रह गया था। वह अपने आप से बोला, शायद ही किसी की ऐसी बीवी होगी जो अपने ही हस्बैंड से दूर भागती हो। हमेशा मेरे रोमांटिक मूड को खराब करना है इसे। अब मैं भी देखता हूँ। मैं पास ही नहीं आने वाला, तब देखता हूँ फिर खुद कैसे मेरे पास आएगी जब रात में डर लगेगा। आदित्य अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। शुभी जब नीचे आती है तो वह जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही थी। अनीता जी और संजीव जी दोनों ही इस वक्त लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अनीता जी ने जब शुभी को इतनी जल्दी नीचे उतरते हुए देखा तो उन्होंने शुभी को डांटते हुए कहा, शुभी पैर में चोट लगी है ना, तो इतना जल्दी क्यों भागते हुए आ रही हो? धीरे चलो। शुभी नीचे उनके पास आकर बोली, दादी अब मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है। अनीता जी ने शुभी को अपने पास बैठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने शुभी को देखते हुए पूछा, आज साड़ी पहनी है तो क्या तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो? कॉलेज का नाम सुनते ही शुभी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, दादी वो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं बाहर ही नहीं जाऊंगी। पर क्यों, तुम बाहर क्यों नहीं जाओगी? अनीता जी ने शुभी से पूछा। शुभी अनीता जी के गले से लगकर बोली, अगर मैं बाहर गई तो वहां पर निशांत आ जाएगा। उसने कहा था कि वह मुझे बाद में ले जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अनीता जी ने शुभी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पर वह तो अब तुम्हें ले जा ही नहीं सकता। शुभी ने आश्चर्य से अनीता जी की तरफ देखा और फिर पूछा, मैं कुछ समझी नहीं दादी। संजीव जी ने शुभी को अपने पास बैठने को कहा तो शुभी उठकर उनके पास बैठ गई। फिर संजीव जी ने शुभी को न्यूज़पेपर दिया और बोले, तुम आज की ये न्यूज़ पढ़ो। शुभी ने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें निशांत की फोटो थी। फोटो में निशांत पुलिस के साथ था। शुभी ने न्यूज़ पढ़ना शुरू किया। शहर के जाने माने बिजनेसमैन निशांत शर्मा को पुलिस ने कल रात उनके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ पैसों के मामले में बहुत बड़ी हेराफेरी की है। उन्हें जब उनके अपार्टमेंट पर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो वह वहां पर बेहोशी की हालात में मिले। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि उन्हें किसी ने बेरहमी से मारा है, पर अभी किसी को भी नहीं पता कि उनकी ये हालात किसने की। उनके दोनों बॉडीगार्ड्स भी बेहोशी की हालात में उनके फ्लैट के बाहर मिले। वारदात के समय की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। फिलहाल पुलिस ने निशांत के खिलाफ हुई शिकायत के बलबूते पर उसे हिरासत में ले लिया है। इतना पढ़ते हुए शुभी ने न्यूज़पेपर साइड में रख दिया और संजीव जी की तरफ देखकर बोली,
तो क्या अब वो निशांत पुलिस स्टेशन में है? अनीता जी ने शुभी से कहा। हाँ, और वह अब तुम तक नहीं पहुंच सकता। फिर संजीव जी ने शुभी को समझाते हुए कहा, वो अब कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो आगे चलकर पता नहीं कितने ऐसे निशांत मिलेंगे, क्या उन सब से डरोगी? संजीव जी ने शुभी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना शुभी। ऐसे डरना नहीं है। तुमने थोड़ी ना कुछ गलत किया। गलत ऐसे निशांत जैसे इंसान होते हैं, उनको डरने की जरूरत है, तुम्हें नहीं। तो अब बताओ, कॉलेज जाओगी? ... शुभी अभी भी चुप थी। फिर अनीता जी बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल चली जाना। आज वैसे भी तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, उसे पूरी तरीके से ठीक हो जाने दो। शुभी अनीता जी की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गई और फिर वह जल्दी से उठकर बोली, दादी नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? अभी कहाँ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे, अनीता जी मुस्कुराते हुए बोली। शुभी जल्दी से किचन में जाते हुए बोली, हाँ तो आइए ना, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ, और वो किचन में चली गई। संजीव जी अनीता जी से बोले, आपको क्या लगता है ये निशांत को किसने मारा होगा? अनीता जी संजीव जी से बोली, क्या आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? इसमें सोचने वाली बात क्या है? आदि के अलावा और कौन कर सकता है, और इस बात को अगर कंफर्म करना है ना तो सैम को फोन लगाओ, उससे पूछो। पूछने की जरूरत नहीं है। सुबह दरवाजा खुला हुआ था और सपना बता रही थी कि उसने खुद दरवाजा बंद किया था। फिर जब ये न्यूज़ पड़ी तो मुझे आदि पर शक हुआ कि जरूर आधी रात में निशांत के अपार्टमेंट पर गया होगा। मैंने सूरज से भी पूछा तो वह चुप था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मतलब साफ है कि आदि ने ही निशांत की ये हालत की है। संजीव जी तभी शुभी ने उन दोनों की बातों को बीच में रोकते हुए बोली, अब बस बाकी की बातें बाद में कर लेना। जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अनीता जी और संजीव जी उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ गए। अनीता जी बैठते हुए बोली, आदि कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक। शुभी बोली, नहीं दादी, जब मैं नीचे आ रही थी तब तो वो सो कर उठे थे, अभी तो जिम में होंगे। अनीता जी ने फिर कुछ नहीं कहा, तीनों शांति से बैठकर नाश्ता करने लगे। तीनों का नाश्ता हो जाने के बाद संजीव जी अनीता जी और शुभी को बाय बोलकर ऑफिस चले गए। अनीता जी ने शुभी से कहा, शुभी तुम थोड़ी देर बाद आदि का नाश्ता रूम में ही ले जाना। शुभी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अचानक से अनीता जी शुभी की तरफ पलटी और उससे बोली, शुभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दादी बोलिए। इधर आओ मेरे साथ। अनीता जी शुभी को अपने साथ लिविंग रूम में ले गए और वहां सोफे पर उसको अपने पास बैठाते हुए बोली, शुभी कल रात को जब सपना आंटी तुम्हें हल्दी वाला दूध देने गई तो तुम ऐसे ही क्यों आ गई? मेरा मतलब है तुमने दुपट्टा भी नहीं डाला था। बच्चा ऐसे बाहर मत आया कीजिए। एक बार अपने आप को मिरर में देखकर बाहर निकलकर आया करो। अगर सपना आंटी की जगह पर कोई नौकर होता तो क्या यह अच्छा लगता? ... शुभी चुप रह गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले। तभी उसने सामने देखा कि आदित्य नीचे आ रहा है। वह एकदम से उठकर चिल्लाते हुए बोली, दादी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब इनकी गलती है। शुभी ने आदित्य की तरफ उंगली की। जैसे ही आदित्य ने शुभी को चिल्लाते हुए देखा तो वह भी दोनों के पास ही आकर खड़ा हो गया और बोला, मैंने क्या किया? क्यों आप ही की वजह से सब हुआ? शुभी जल्दी से अनीता जी के पास गई और उनके हाथ को पकड़ते हुए बोली, दादी ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। अनीता जी ने जैसे ही शुभी की बात सुनी वह हैरान हो गई और वह आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य भी शुभी की बात सुनकर शॉक हो गया, पर शुभी चुप नहीं हुई। उसने अपनी बात आगे कही। वह बोली, दादी मैंने इनको कहा भी कोई बाहर है जाकर देखो, पर ना तो ये खुद जा रहे थे ना ही मुझे छोड़ रहे थे। फिर क्या?
मैंने इनको धक्का दिया और देखने ऐसे ही चली गई, क्योंकि सपना आंटी भी लगातार डोर नॉक कर रही थी। अब आप ही बताए, इसमें मेरी गलती है या इनकी? अनीता जी शुभी को हैरानी से देख रही थी, और वही मायरा जो कि वही काम कर रही थी, वो शुभी की बात को सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। आदित्य तो इस वक्त शुभी को ऐसे देख रहा था कि आज वह शुभी का खून कर देगा। शुभी ने जब मायरा को हंसते हुए देखा तो वह बोली, दादी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है और आपको पता है दादी। शुभी इससे आगे कुछ बोलती कि आदित्य जल्दी से बोला, दादी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अनीता जी भी जल्दी से वहां से उठकर आदित्य के पीछे जाते हुए बोली, आदि पर नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। इतना बोलते हुए आदित्य जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर आदित्य ने थोड़ी चैन की सांस ली और वह अपने आप में बोला, ओह गॉड, ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है। इसमें लगता है बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, कब क्या बात बोलनी है और किस तरह बोलना है यह आता ही नहीं है। इसको छोड़ूंगा नहीं। आदित्य ने अपना मोबाइल निकाला और शुभी को एक मैसेज कर दिया। फिर वह कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। शुभी लिविंग रूम में बैठकर यह सोच रही थी कि उसकी बातों पर किसी ने यकीन किया या नहीं। फिर वह उठकर अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही उसने अपना फ़ोन उठाया और उसको यूज़ करने में मस्त हो गई। मैसेज देखकर उसने मैसेज ओपन करके पढ़ा। मैसेज पढ़कर तो शुभी की हवाएं उड़ गई। ये मैसेज आदित्य ने किया था। उसमें लिखा था, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत बोलना होता है ना तुम्हें। शुभी रूम में चारों तरफ देखने लगी जैसे आदित्य अभी यहाँ पर आने वाला हो। वह अपने आप से बोली, आजकल सच बोलने का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो सच ही बोल रही थी। ओह कान्हा जी, मेरी क्या गलती है, अब मैं क्या करूं? मैं ना दादी के पास जाती हूँ, वही उनके पास ही रहूंगी, फिर कैसे मुझे परेशान करेंगे। वो कुछ सोचते हुए जल्दी से रूम से भाग गई। ऑफिस में आदित्य जैसे ही ऑफिस में अपने कैबिन में पहुंचा, समीर उसे वहीं बैठे हुए मिला। वह समीर से बिना कुछ कहे जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। समीर को अब आदित्य को ऐसे बिहेव करते देख गुस्सा आने लगा। वह खींचते हुए बोला, यार मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया, बस अमीषा के बारे में ही तो पूछा था। तू क्यों तब से मुंह फुलाए है? अच्छा, मुझे इस बात से कोई गुस्सा नहीं है कि तूने अमीषा के बारे में मुझसे पूछा, पर तूने सोचा कि मैं नशे में हूँ। तूने मेरे नशे में होने का फायदा उठाना चाहा। आदित्य ने गुस्से में कहा। समीर उठकर आदित्य के पास आया और बोला, भाई ऐसा नहीं है, मैं तो बस सिर्फ सच पता करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सॉरी यार, अब तू इतना मत भाव खा। आज वैसे भी मेरा दिमाग खराब कर है। इतना बोलते हुए वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। तुझे क्या पता पूरी रात मेरी खराब हो गई, समीर ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। क्यों लेट होने की वजह से खुशी ने तेरा बैंड बाजा दिया क्या? आदित्य ने समीर से पूछा। हाँ यार, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैंने ड्रिंक की है। कल से गुस्सा है, अभी तक बात नहीं की। आदित्य समीर की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। समीर आदित्य को मुस्कुराते हुए देख कहने लगा, हंस ले बेटे, क्योंकि तेरी बीवी तो भोली भाली है। बेचारी मेरी भाभी तो जागी ही नहीं होगी। उन्हें तो पता ही नहीं चला होगा कि तू उन्हें रात को छोड़कर आ गया, और आया भी तो घर पर नशे में आया। मेरी बीवी की तरह थोड़ी ना है जो अपने पति को रात भर काउच पर सुलाती है, वो भी बिना ब्लैंकेट के। आदित्य समीर की बात सुनकर बोला, रहने दे, तुझे तो काउच पर सोना पड़ा, कम से कम तुझे मारा तो नहीं, मुझे तो फालतू में 2 थप्पड़ जड़ दिए। जैसे ही समीर ने आदित्य की बात सुनी वह हंस पड़ा। वह हंसते हुए बोला, मतलब भाभी ने तुझे? समीर आगे ना बोलते हुए अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। आदित्य उसे गुस्से से देखने लगा। फिर समीर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, भाभी तो बड़ी डेयरिंग है। वैसे हमें बचपन में भी दादी शरारतों की वजह से सिर्फ डांट देती थी,
पिटाई कभी नहीं पड़ी, पर भाभी ने तेरी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी। समीर यह सब बोल रहा था कि आदित्य के केबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया। आदित्य ने कम इन बोला तो आदित्य का पीए अंदर आया। उसने आदित्य के सामने फाइल रखते हुए कहा, सर, ये निशा शर्मा की फाइल है जो आपने लाने को कहा था। इसमें उनके बारे में जो भी आपने पता करने के लिए कहा था वह सब डिटेल है। इतना बोलकर वह साइड में खड़ा हो गया। आदित्य ने उसे वहां से जाने का इशारा किया तो वह वहां से निकलकर चला गया। जैसे ही आदित्य ने फाइल अपने हाथों में ली, समीर ने उसके हाथों से फाइल छीन ली। आदित्य हैरानी से समीर की तरफ देखने लगा। तब समीर ने आदित्य से कहा, पहले तू मुझे निशा के बारे में सब कुछ बता। तूने कहा था ना कि मुझे बताएगा, उसके बाद में तुझे ये फाइल पढ़ने दूंगा। फाइल तो पढ़ लेने दे, उसके बाद में बताता हूँ, आदित्य ने कहा। तू अभी बता, मुझे जानना है कि आखिर निशा की तुझसे क्या परेशानी है, समीर ने आदित्य से कहा। आदित्य उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, यार मुझे भी नहीं पता कि निशा क्या चाहती है, मैं खुद परेशान हूँ। समीर उठा और आदित्य के पास जाकर बोला, एक बात बता, अमीशा तो तेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका मर्डर तो किसी और ने किया, फिर निशा तुझे क्यों अमीशा का कातिल समझती है? मुझे खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अच्छे से जानती है कि मैंने अमीशा का मर्डर नहीं किया, फिर भी, आदित्य ने समीर से कहा। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे वह दिखाती है। अमीशा से तो वह सिर्फ जलती थी, उसके लिए वो कभी कुछ नहीं कर सकती। जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तू मुझे शुरू से सब बता, तब शायद कुछ समझ आए, समीर ने आदित्य से कहा। आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुझे याद है 4 साल पहले लंदन में जब हमारा लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज का, तब अमीशा ने हमारी मुलाकात निशा से करवाई थी। हाँ याद है, पर इससे क्या? समीर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ तो बस यही से सब शुरू होता है। उस दिन की मुलाकात के बाद से हम लोगों का आपस में मिलना जुलना काफी बढ़ गया था। निशा मेरी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी, पर मुझे निशा की इंटेंशन नहीं पता थी कि वो क्या इंटेंशन रखती है। वो मुझे लाइक करने लगी थी, जबकि वह जानती थी कि मैं उसकी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर भी उसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। किया? कब? और मैं कहा था तब? समीर ने चौंकते हुए आदित्य से पूछा। तुझे याद है अमीशा का बर्थडे था, उसने हम लोगों को एक होटल में पार्टी दी थी। हम सब गए थे, तू भी गया था, वहीं था तू, पर पता नहीं तुझे क्या हुआ, तू मुझे वहां पर अकेले छोड़कर आ गया। और मैंने पार्टी में थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इस बात का फायदा निशा ने उठाया, उसने मेरे कपड़ों पर ड्रिंक गिराई, फिर साफ करने के बहाने मुझे रूम में लेकर चली गई। मैं भी नशे में था, इतना सोचा ही नहीं कि मैं खुद रेस्टरूम जाकर साफ कर सकता था। मैं भी चला गया। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकलकर आया तो देखा कि निशा मेरे सामने खड़ी हुई थी, वो भी इतनी रिवीलिंग नाइटी पहनकर। मैंने ड्रिंक जरूर की थी, पर रेस्टरूम से आने के बाद मुझे पहले से ठीक लगने लगा था। निशा को इस तरह देखकर भी अपना कंट्रोल नहीं खोया था मैंने। पहले तो मुझे लगा कि शायद निशा ने भी ड्रिंक की हुई है, इस वजह से वह ऐसी हरकत कर रही है, पर उसकी तो इंटेंशन ही कुछ और थी। उसने मुझे प्रपोज किया और सेड्यूस करने की पूरी कोशिश की। मैंने उसको समझाया भी कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको वही उस रूम में बाहर से लॉक किया और जल्दी से बाहर निकल आया। बाहर मुझे अमीशा मिल गई तो मैं उसके साथ वापस आ गया। अगले दिन जब मैं अमीशा को लेने उसके घर गया तो निशा ने डोर ओपन किया। मैंने जो कुछ भी होटल में हुआ अमीशा को कुछ नहीं बताया था। निशा ने मुझे देखा तो देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में मेरी कॉलर पकड़ते हुए कहा, आदित्य मित्तल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले छोड़कर आने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी।
तभी अमीशा आ गई तो निशा ने जल्दी से मुझे छोड़ दिया। मैं भी अमीशा को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि निशा ने ऐसा क्यों कहा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं इस बात को भूल गया। कभी फिर निशा से भी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि अमीशा मेरे साथ लिव इन में आ गई थी। समीर कुछ सोचते हुए बोला, यार उस दिन पार्टी में निशा ने ही मुझे कहा था कि तू पार्टी से चला गया है, इसलिए मैं भी पार्टी से आ गया था। समीर फिर बोला, अब मुझे समझ में आया, उसकी पहले से ही प्लानिंग थी। बेटे वो तो तू बच गया, वरना तेरी इज्जत लूट लेती वो चुड़ैल। और मुझे तो लग रहा है रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए पागल हो गई थी उस दिन वो। आदित्य अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए बोला, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है उसकी मुझसे। लंदन में उससे मेरी आखिरी मुलाकात जेल में हुई थी। वहां पर भी वह मुझे धमकी देने आई थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी क्योंकि मैंने उसकी बहन का मर्डर किया। पर शायद वह एक हफ्ते बाद की न्यूज़ देखना ही भूल गई। उसमें क्लियरली दिखाया गया था कि मुझे रिहा कर दिया गया है और सारे चार्जेस वगैरह सब हटा दिए गए हैं। पर उसको समझ में नहीं आता, उसे तो अभी भी ये लगता है कि छोटी ही मैंने अमीशा का खून किया है। समीर कुछ सोचते हुए बोला, मुझे भी समझ में नहीं आया कि निशा की प्रॉब्लम क्या है। फिर एक बात बता, अमीशा का खून हुआ कैसे? मतलब न्यूज़ तो मैंने पढ़ी थी, पर अंदर की बात मुझे नहीं पता। आदित्य कुछ नहीं यार, किस्मत मेरी खराब थी। वैसे मैं अपार्टमेंट 2-3 दिन तक नहीं जाया करता था, पर उस दिन मैं अपार्टमेंट गया। समीर थोड़ी हैरानी से आदित्य को देखते हुए बोला, मतलब? आदित्य समीर की ओर देखते हुए बोला, हम दोनों की पढ़ाई खत्म होने के बाद तू तो वापस इंडिया आ गया था, पर मैंने इंडिया वापस आने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम मुझ पर अमीशा का भूत जो सवार था, उसने कहा कि हम लंदन में ही सेटल होंगे। मैं भी मान गया, हाँ हम लंदन में ही सेटल होंगे। मैंने दादा दादी को इंडिया वापस आने से मना कर दिया। इतना सेल्फिश हो गया था कि एक बार भी दादू और दादी के बारे में नहीं सोचा। वो दोनों भी राजी हो गए क्योंकि मुझसे प्यार जो करते थे, मेरी खुशी के लिए तैयार हो गए। तेरे जाने के बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा था, मुझे कुछ बड़ा करना था। अमीशा सा ए भी मेरी कम ही मुलाकात होने लगी थी। मुझे भी कभी उससे मिलने का मन ही नहीं करता था, मैं बस अपने काम में बिजी रहता था। हमेशा अमीशा मुझसे इस बात के लिए बहुत लड़ती थी। मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अमीशा सिर्फ मेरा अट्रैक्शन थी, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करता था। बस ऐसा लगता था कि सिर्फ वो मेरे से चिपक रही है। एक दिन जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने उससे कहा कि हम लोगों को शायद अलग हो जाना चाहिए क्योंकि नहीं हो पा रहा है, पर वो नहीं मानी। उसके कहने पर मैंने हमारे रिलेशनशिप को एक मौका और देने की सोची। हम लोग वो इनमें रहने लगे, पर उससे भी खास कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने बिजनेस को सेटल करने में बिजी हो गया था। दादू ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए मैं भी चाहता था कि मैं उन्हें कहीं से भी निराश ना करूं, क्योंकि मैं पहले ही उनको ये बोलकर कि मैं अब वापस इंडिया नहीं आ रहा हूं, उनका दिल दुखा चुका था। इसलिए मैं अब उनको निराश नहीं करना चाहता था। अमीशा मेरे अपार्टमेंट पर रहती थी और मैं जब मन करता तब अपार्टमेंट जाता था। ऐसे चलता रहा और 1 साल होने को आ गया था। एक दिन मैं अचानक से अपार्टमेंट पहुंच गया और जब वहां गया तो अमीशा डोर ओपन नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने डुप्लीकेट चाबी से डोर ओपन किया और जैसे ही मैं डोर ओपन करके अपने रूम की तरफ गया तो मैंने देखा कि अमीशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उनका लव मेकिंग सेशन चल रहा था। पर मेरे आने की आहट से दोनों सतर्क हो गए थे। जैसे ही अमीशा ने मुझे देखा वह तो सदमे में चली गई थी। मैं गुस्से से बाहर निकल आया। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं था कि अमीशा उस लड़के के साथ, बस मुझे इस बात से गुस्सा था कि वो मेरे घर पर मेरे रूम में क्या कर रही है। अगर उसको ये सब करना था तो बाहर कहीं जाकर या अपने घर पर करती।
मैं गुस्से से वहां से निकलकर लिविंग रूम में वापस आ गया। अमीशा बाथरोब डालकर मेरे पीछे पीछे आ गई। फिर बस वह अपनी सफाई देने लगी, अपना ड्रामा करने लगी कि उस लड़के ने उसको फंसाया है, वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि समझ नहीं पाऊं कि जबरदस्ती क्या होती है। उस लड़के ने भी जैसे ही अमीशा की बातें सुनी तो गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अमीशा का गला पकड़ लिया। मैं तो शॉक हो गया। पर फिर मैंने उन दोनों से कहा, जो भी करना है यहाँ से निकल कर करो। मैंने अमीशा को बोल दिया कि वह घर से निकल जाए, पर वो मुझे मनाने में लग गई। उस लड़के को अमीशा की इस हरकत पर गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से से अपनी गन निकाल ली। मैं तो शॉक होकर उसे देखता रह गया और वो अमीशा को पकड़कर उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है। मैं तो अमीशा को बचाने के लिए आगे गया तो वह मुझसे ही लड़ने लगा और मुझ पर गन पॉइंट कर दी और ट्रिगर दबा दिया, पर हाथापाई में मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। गोली सीधा अमीशा के सिर पर लगी। मुझे नहीं पता था कि अमीशा मेरे ही पीछे खड़ी थी। उसके सिर पर गोली लगने से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वो लड़का तो भाग गया और पुलिस आई तो पूरा इल्जाम लगा किस पर? मेरे पर, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यार, फिर तू वहां से बचकर कैसे आया? मेरा मतलब, समीर ने हैरानी से देखते हुए आदित्य से पूछा। दादू और तेरे दादाजी लंदन आए। उन्होंने अच्छे से पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई और सबसे बड़ी हेल्प दादू के सीक्रेट कैमरों ने की। मेरे अपार्टमेंट में कई जगह दादू ने सीक्रेट कैमरा लगवाया था, मुझे भी नहीं पता था। लिविंग रूम के कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो गया था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं निर्दोष साबित हुआ। पूरा मैटर दादू ने अच्छे से हैंडल कर लिया था और बस फिर बिना देरी किए वो मुझे इंडिया ले आए। इस सब के बाद से दादू ने मुझ पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। प्यार तो करते हैं पर शायद पहले जैसा विश्वास नहीं। समीर ने आदित्य से पूछा, तो तू इस वजह से लंदन से आने के बाद इतना बदल गया, इतना कुछ हो गया, तूने एक बार मुझे बताने की कोशिश नहीं की। मैंने कितनी बार तुझसे पूछा, पर तूने कुछ नहीं बताया। समीर आदित्य के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, देख यार, वो अब पास्ट था और उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। पर प्रेजेंट, अमीशा तो तेरा अट्रैक्शन था, पर भाभी वो भी अट्रैक्शन है क्या? क्या तू उन्हें भी कुछ दिन बाद भुला देगा? क्या बकवास कर रहा है? वो मेरी वाइफ है, आदित्य ने समीर से कहा। हाँ, यह मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तेरी बीवी है, समीर ने आदित्य से कहा। पर तू उनसे प्यार नहीं करता और अब तो मुझे लगने लगा है कि वो तेरा अट्रैक्शन ही है, जो कि कुछ दिन बाद कम हो जाएगा। आदित्य गुस्से से अपने चेयर से उठा और उसने समीर के दोनों बाजू को पकड़कर कहा, वो मेरा अट्रैक्शन नहीं है। समीर ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि वह तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर वह तेरी लाइफ से चली भी जाएगी तो तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अब मेरा एक डाउट था जो कि तूने क्लियर कर दिया है। अब मैं दादी को कह सकता हूँ कि वो तेरा और भाभी का डाइवोर्स करावा दे। आदित्य ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, तेरी सुई डाइवोर्स पर ही क्यों अटक गई है? मैंने तुझे कहा ना कि मैं उसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, ना ही कभी अपने से दूर जाने दूंगा। एक बार में तुझे बात समझ नहीं आती? आती है, पर तू बता, जब तू उनसे प्यार नहीं करता तो क्यों तू उनको अपने पास रखना चाहता है? तू एक बार खुद क्लियर हो जा कि तू क्या चाहता है, समीर ने भी गुस्से में कहा। हाँ, करता हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत प्यार करता हूँ। पर जरूरी तो नहीं कि सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊं, आदित्य ने गुस्से से कहा। इस वक्त गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। समीर ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई किसी को नहीं बताना है, बस भाभी को बता दे। मैं तो कल ही समझ गया था, जब तुझे भाभी की इतनी फिक्र करते देखा, मैं जान गया था कि तू भाभी से बहुत प्यार करने लगा है। एक बात और, तू इस निशा की टेंशन बिल्कुल मत ले।
हम दोनों हैं ना, सब देख लेंगे वह क्या करती है और उससे निपट भी लेंगे। आदित्य समीर से अलग हुआ और बोला, यार मुझे नहीं पता प्यार किसे कहते हैं, बस इतना पता है कि पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस किया है, पहली बार किसी के रोने हंसने इन सब से फर्क पड़ा है। तू भाभी को जल्द से जल्द अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे, समीर ने आदित्य से कहा। आदित्य कुछ नहीं बोला और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने चेयर पर बैठते हुए कहा, अभी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, जाकर अपना काम कर। समीर गुस्से से आदित्य को देखता है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, समीर इतना बोलकर चला गया। लंदन में होटल रूम में निशा जमीन पर पड़ी थी। बेड पर लेटे आदमी ने उसे धक्का दिया और फिर उसे जाने को बोला, गेट आउट ऑफ माई रूम। निशा ने जल्दी से अपने सारे कपड़े समेटे और फिर जल्दी से उन्हें पहनकर रूम के बाहर निकल आई। वह बाहर निकली ही थी कि अचानक से गिर पड़ी। राकेश निशा का पास जल्दी से आया, उसने निशा को संभाला और ठीक से खड़ा किया। वह बोला, आप क्यों इस आदमी के एक कॉल करने पर चली आती है? वह राक्षस है, हमेशा क्या हाल कर देता है आपका। निशा दर्द से तड़पते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है इस हैवान के पास आकर? ये सब उस आदित्य मित्तल की वजह से है। आज मेरी जो हालात है सबका वही जिम्मेदार है, इसलिए मैं उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। उसकी सारी खुशियां मैं उससे छीन लूंगी, इतना दर्द भर दूंगी उसकी लाइफ में जितना अभी इस वक्त मैं फील कर रही हूँ। राकेश कुछ सोचते हुए बोला, पर मैडम मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आदित्य मित्तल और उनके दादाजी संजीव मित्तल दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता आपकी इस हालात के लिए वह आदित्य जिम्मेदार है। मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा चिंता है आदित्य की, निशा ने अपने दांतों को दबाते हुए कहा। नहीं मैडम, राकेश ने जल्दी से कहा। हॉस्पिटल चलो, निशा ने दर्द से कराहते हुए कहा। हाँ मैडम, राकेश ने इतना कहा और फिर संभालते हुए निशा को ले जाने लगा। उसके मन में चल रहा था कि वह कैसे निशा को बताए कि निशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि अभी निशा की खुद की हालात इतनी ज्यादा खराब थी। राकेश निशा को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। निशा ने राकेश से पूछा, बात हुई इंडिया में? किस बारे में मैडम? राकेश ने निशा से ड्राइव करते हुए पूछा। हमारे लोगों से। बॉस को कल तक आदित्य का पुणे वाला सीमेंट प्लांट बर्बाद होते हुए देखना है, अपने आदमियों से कहो कि वो उस प्लांट को जलाकर राख कर दे, निशा ने राकेश को ऑर्डर देते हुए कहा। हाँ मैडम, बात हो गई और उन्हें अच्छे से समझा भी दिया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।